धातु कर्म। धातु कर्म में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यह जो तत्व तथा यह चैप्टर जो है धातु तथा अधातु में, यह टॉपिक धातु तथा अधातु उसी चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं, लिंक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे खनिज। खनिज क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। खनिज यानी मिनरल, अंग्रेजी होती है इसकी मिनरल। देखो खनिज किसे कहेंगे, जो पृथ्वी में हैं उनके भीतर, उनके अंदर जो पदार्थ, जो धातु जिस रूप में पाया जाएगा उसी रूप में उसे क्या कहा जाएगा, खनिज। जैसे में ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी के नीचे ना, लोहा भी पाया जाता है, तो यह जिस रूप में पाया जाएगा उसी रूप में उसे क्या कहा जाएगा, खनिज। यानी पृथ्वी के नीचे जितने भी धातुएं हैं जिस रूप में पाई जाती हैं उसे उसी रूप में क्या कहा जाएगा, खनिज। क्या कहा जाएगा, खनिज। अर्थात पृथ्वी के नीचे जितने भी धातुएं पाए जाएंगी जिस रूप में उसे उसी रूप में क्या कहा जाएगा, खनिज। इसके बाद आता है अयस्क। क्या आता है, अंग्रेजी उसकी होती है ओर। इधर देखो अयस्क क्या होगा, जो हमारे खनिज है, खनिजों को कम मात्रा में, मतलब कम पैसा में अधिक मात्रा प्रयोग करना, उपयोग करना, ये हमारा क्या कहलाएगा, मतलब हम पैसा कम खर्चा करेंगे और पदार्थ को हम लोग को अधिक मात्रा में प्राप्त करना है, वह क्या कहलाएगा। देखो यह जो खनिज है पृथ्वी के नीचे जिस रूप में पाई जाएगी वह क्या कहलाएगा, खनिज। क्या कहलाएगा, खनिज। और अयस्क क्या है, इस खनिज को कम पैसा लगाकर अधिक मात्रा प्राप्त करना क्या कहलाएगा, खनिज। या कम खर्चे में अधिक मात्रा प्राप्त करना क्या कहलाएगा, अयस्क। अब इसके बाद आता है हमारा धातु कर्म। धातु कर्म, देखो धातु कर्म किसे कहेंगे, धातु कर्म जो खनिज, जो अयस्क है, इनमें से कुछ हम भौतिक और रासायनिक क्रिया करके किसको अलग किया जाएगा भैया, धातु को। किसको अलग किया जाएगा, या किसी खनिज में से या अयस्क में से धातु को अलग करना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा। इधर सुनो, खनिज किसे कहेंगे, फिर से पृथ्वी के नीचे धातुएं जिस रूप में पाई जाती है उसे उसी रूप में क्या कहा जाएगा, खनिज। अब उस खनिज को कम खर्चा में अधिक मात्रा प्राप्त करना क्या कहलाएगा। अब इस अयस्क से धातुओं को अलग करना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा। इस चैप्टर में हमको धातुओं को अलग करने के लिए कॉपर का धातु पढ़ा जाएगा। इस चैप्टर में धातु कर्म में कॉपर का धातु को हम अलग करेंगे। किसको, एक अयस्क होता है कॉपर पाइराइट, CuFeS2, इसी का नाम है कॉपर पाइराइट। इसमें से हमको किसको अलग करना है, तो कॉपर को अलग करने के लिए हमको ढेर सारी क्रिया करनी पड़ेगी। मतलब यह जो धातु है, जो कॉपर पाइराइट, यह एक प्रकार क्या हमारा अयस्क, क्या है, अयस्क। इस अयस्क में से हमको किसको अलग करना है, कॉपर को। किस प्रकार से अलग करना है उसको बारे में हमको पढ़ना है। तो मतलब धातुओं को अलग करना, अयस्क में से धातुओं को अलग करना क्या कहलाएगा, खनिज। किसे कहेंगे, पृथ्वी के नीचे जिस रूप में धातु पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, अयस्क। किसे कहेंगे, जो कम खर्चा में अधिक मात्रा प्राप्त की जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, अयस्क। धातु कर्म किसे कहेंगे, अयस्क से किसको अलग करना है, इस क्रिया को क्या कहा जाएगा। कोई दिक्कत, पीयूष खड़े हो जाओ। खनिज किसे कहते हैं, बैठ जाओ अभिषेक। धातु कर्म किसे कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड से अयस्क को अलग करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। दिलीप, अयस्क किसे कहते हैं, खनिज में से जो कम मात्रा से अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं, कम खर्चा में पैसा हम कम लगाना और मात्रा क्या करना, वह क्या कर लेगा हमारा। अब हमको क्या करना है, हेडिंग डालना है
लिखा दें इसको। तो सबसे पहले हेडिंग डालो खनिज, लिखो। इधर देखो, इस चैप्टर में सिर्फ हमको अयस्क का सांद्रण करना, वो भी किस अयस्क का? कॉपर पायराइड का। तो इसमें से हमको किसको अलग करना भैया? कॉपर धातु, यानी कॉपर के अयस्क का सांद्रण करना है हमको। सांद्रण, इसमें सांद्रण का मतलब होता है शुद्ध करना। क्या करना? इसको निकालने के लिए कई विधि हैं। कॉपर के अयस्क को सांद्रण करने के लिए ढेर सारी विधि। पहले विधि का नाम है पिसा हुआ अयस्क का सांद्रण। दूसरा विधि है फेन प्लवन विधि। या झाग प्लवन विधि। तीसरा है भर्जन। फिर इसके बाद निस्तापन। फिर इसके बाद प्रगलन। फिर इसके बाद वात्याभट्ठी, सॉरी प्रगलन हुई वात्याभट्ठी, बेशेमरीकरण। इसके बाद है गुरुत्वीय। इसके बाद है अगला है जो यहीं पे कहीं डाल दे रहे हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब एक और है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तुमको एक चीज को पढ़ना, उसको अलग करने के लिए कितना विधियां हैं? ढेर सारी। देखो, पिसा हुआ अयस्क, फेन प्लवन विधि, भर्जन, निस्थापन, प्रगलन, बेशेमरीकरण और गुरुत्वीय पृथक्करण और चुंबकीय पृथक्करण। यह गुरुत्वीय पृथक्करण कक्षा 8 में पढ़ोगे और इसको भी कक्षा 8 में पढ़ोगे। समझ रहे हो? अब इसको एक बार और पढ़ना होगा तुम सबको कक्षा 12 में, वहाँ जाकर डिटेल से पढ़ोगे। तो यहाँ इन दोनों विधियों को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने का किसको है? पिसा हुआ अयस्क का सांद्रण, फेन प्लवन विधि, भर्जन, निस्थापन, प्रगलन, बेशेमरीकरण। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें से कोई ना कोई एक विधि अवश्य आता है, एक विधि अवश्य आता है। हर साल पहले यह स्टार्ट करता है फेन प्लवन विधि, फिर भर्जन पूछता है, फिर निस्थापन, फिर प्रगलन, फिर बेशेमरीकरण। आपको बता दें प्रगलन तक पूछ चुका है, बेशेमरीकरण अभी नहीं पूछ सकता है। तो इस बार संभावना तुम इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। और पहली बात कि इसको हो सकता है कि सिलेबस के बदलाव होने के कारण कि यह बेशेमरीकरण तुम सबको पढ़ना न पड़े। 30% सिलेबस में इस चीज़ को नहीं पढ़ना है, पढ़ना तुमको किसको? फेन प्लवन विधि को, फेन प्लवन विधि को। तो इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। उतना इतना मायने पढ़ना इसको भी है, लेकिन हमको एग्जाम के दृष्टि से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अलग कैसे करेंगे हम लोग कॉपर का अयस्क का सांद्रण। यहाँ से अगर चाहे तो हम इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं, समझा दे रहे, लिखाना काम बाकी रह जाएगा, ठीक है। देखो पिसा हुआ अयस्क, मान लो हमको पृथ्वी के से नीचे से कोई अयस्क मिल गया। किसका अयस्क मिल गया? CuFeS2, कॉपर पायराइड का हमको अयस्क मिल गया। कॉपर पायराइड हमको इतना बड़ा पत्थर के रूप मिला, इतना बड़ा पत्थर के। जब पत्थर पर रूप मिला, मान लो इतना बड़ा पत्थर के रूप मिला, इसको हम पीट पीट कर इसको पीस कर कुछ धातु को हम अलग कर सकते, सभी को तो अलग नहीं कर सकते। जैसे में अगर मान लो धूड़ी बांध दिया जाए, सुन धूड़ी खाए खूब, उसमें कड़वा तेल, चीनी, चावल, तीसी, गरी, मुनक्का, काजू, बादाम सब कुछ डाला जाता है। जब उसको डालने से पहले एक एक पदार्थ अलग अलग से लाओगे ना, दुकान से अलग चीज़, जब मिक्स कर दोगे सभी एक हो जाएंगे ना, एक बनने के बाद एक ढेला के प्रकार हो जाएंगे कि नहीं। उसको आप पीस कर अलग कर सकते हो, सभी को तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भाग को हम अलग। तो उसी प्रकार से एक प्रकार का हमको ढोड़ी के सामान मिल गया, इसको पीस कर सभी को अलग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ही भाग को अलग कर सकते हैं। जब सभी भाग का अलग नहीं कर सकते हैं
तो कुछ भाग का उसमें असंशोधन रहेगा। समझ रहे हो? तो कॉपर पैराइड में जो पीसा अयस्क का सांद्रण कैसे करेंगे? पीस पीस कर। धातुओं को पीस पीस कर जब हम अलग किया जाता है तो कुछ अलग होते हैं, कुछ अलग नहीं होते। कुछ उसमें अशुद्धि, क्या कर रहे हो तुम? कुछ अशुद्धियाँ उसमें मिली रहती है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पीसा हुआ अयस्क का सांद्रण। इसके बाद आता है फैन प्लवन विधि। फैन प्लवन विधि में सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में क्या भरेंगे? जल। अब उस जल में क्या डालेंगे हम लोग? चीड़ का तेल। चीड़ का तेल। फिर उसमें हम लोग डालेंगे पोटेशियम, एथिल जेंथेट। बात समझना। यह जो प्लवन भाई साहब वैज्ञानिक का नाम है, यह बहुत चोर था। एक धोबिन थी, तुम सबको कहानी बताया होगा, श्रीमती माता केसरी जी थी। एक प्रकार की धोबिन थी, वह कपड़े में से मैल निकालती थी, कपड़े में से मैल निकालती थी। इनका नकल किया था प्लवन, थोड़ा प्लवन का नाम था जैसे में सभाजीत सर। तो श्रीमती माता केसरी जो जी हैं, वह एक प्रकार के धोबिन थी, वह कपड़ा धोती, सभी के घरों से कपड़ा लाकर अपने जो धोबिन का कपड़ा पोखरा ओखरा में जाकर धोती थी। तो प्लवन भाई साहब जब देखे कि यार कपड़ा ले जाती है हमारे घर से, खूब गंदा गंदा, उसको खूब नया नया कर लाती है, क्या बात है, कैसे कर लेती है? तो एक बार प्लवन भाई साहब देख रहे थे अयस्कों का सांद्रण करते हुए। अयस्क का सांद्रण करने का मतलब अयस्कों में से धातु का अलग करना चाह रहे थे। तो जैसे ही अलग कर रहे थे तभी माता केसरी जो इनके घर पहुंची, इनको ये सब कांड करते हुए देखी। तब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि उन्होंने कुछ अयस्क का मात्रा चुरा कर लेकर चली गई अपने घर। जो माता केसरी थी, चुराई नहीं, उनसे कुछ मांगे, कहीं कि साहब जी कुछ हमको दे दीजिए। मात्रा में वह लेकर गई अपने जो बर्तन था, जिस प्रकार से कपड़े धोती थी, ठीक उसी प्रकार से उस बर्तन में अयस्क को डाल दी। अयस्क को डालने के बाद खूब उसको तेज़ी से, उसमें जैसे दही नहीं मट्ठा जाता है, उसको खूब तेज़ी से हिला रही थी। हिलाने के बाद कुछ चीज़ें झाग के रूप में ऊपर, गाज के रूप में, जिसको गाज कहते हैं, झाग के रूप में ऊपर आए और कुछ चीज़ें क्या करी? नीचे बैठ गई। जैसे इनको प्लवन भाई साहब को ये बातें पता चली, तुरंत इनके पास आए और इनकी नकल की, अपने घर पर जाकर एक्सपेरिमेंट किए और चीज़ें और अच्छे से निकला। एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने जल में चीड़ का तेल डाले थे और माता केसरी सिर्फ जल डाली थी, जल के और सिवा और कुछ। चीड़ एक पौधा होता है, पौधे के वहाँ से निकलता है, उससे तेल निकाला। और यह पोटेशियम एथिल जेंसेन जो जल के पृष्ठ तनाव को तोड़ता है, जल को आयनों के रूप में तोड़ता है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिए? एक बर्तन लिए। किसका नकल मारे थे? सबसे पहले इस विधि को बताने वाले के हकदार कौन है? लेकिन इसको छोड़कर किसका नाम लिया जाता है? काले है कि इन्होंने कुछ मात्रा में अधिक पदार्थ डाल दिए, कुछ अच्छे तरीके से इनको पदार्थ मिलने लगा। तो सबसे पहले एक बर्तन लिए, बर्तन में क्या डालें? जल में किसको भरे? चीड़ के तेल में किसको मिलाए थे? अब जैसे ही उसको डालने के बाद जो अयस्क हमारा पीसा हुआ था, अब पीसे हुए अयस्क को इसमें क्या करें? डाल रहे हैं। ये जो अयस्क है, इस पीसे हुए अयस्क को इसमें डाल रहे हैं। इसमें पानी भरा है, पानी में सब कुछ डाल दें। डालने के बाद जो है इसमें एक बाहर से, हाँ, बाहर से अलग प्रकार से एक वायु का झोंका, तेजी से वायु को झोंका प्रवाहित करने का मतलब वो जो माता केसरी जो हिला रही थी ना, वो सब हिलाने वाला काम नहीं रहेगा। सिर्फ हवा फूकोगे तो वह बुलबुला फेंकने लगेगा, गाज अपने से बन जाएगा। तो वायु का तेज झोंका, झोंका क्या कर रही हैं? प्रवाहित की। वायु का तेज झोंका प्रवाहित कर रहे हैं। प्रवाहित जैसे ही किए उसमें कुछ बुलबुले टाइप होने लगे। बुलबुले टाइप होने से कुछ पदार्थ जो ऊपर झाग के रूप में ऊपर आ गए और कुछ पदार्थ जो कहाँ चले गए? जो ऊपर आए उसको क्या बताया गया? शुद्ध अयस्क।
इसको क्या बताया गया? अशुद्धियाँ। बस समझना। फैन प्लॉन विधि में क्या है, सबसे पहले हमको एक बड़ा पात्र लेना है, उस बड़े पात्र में किसको डालना है और किसको और किसको, फिर चीड़ के तेल को डालने के बाद हमको किसको डालना है, पीसे हुए आयुष को मिलाने के बाद उसमें किसको प्रोवाइड करना है, वायु का तेज झोंका प्रोवाइड करेंगे तो झाग के रूप में कुछ पदार्थ ऊपर जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, और कुछ पदार्थ नीचे जाएंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग। यही विधि क्या कहलाएगी, याद हुआ? यह देखो इम्पोर्टेंट है, बढ़िया भी है और अच्छा भी है। अगर याद कर लोगे तो अच्छी बात है। कभी कभी एग्जाम में दे के देता है कि फैन प्लॉन विधि द्वारा अयस्क का कॉपर के अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, तो सर्वप्रथम इस बात को बताने वाली महिला का नाम क्या था? यह एक प्रकार की धोबिन जात की थी, धोबिन जात की थी। इन्होंने अपने घर पे एक्सपेरिमेंट किए थे, उसी का नकल कौन किया था? प्लॉन। उन्होंने घर आकर क्या व्यवस्था ला, एक बड़ा सा पात्र लिए, पात्र में क्या डालें और क्या डालें, उसमें क्या मिलाएं, फिर उसके बाद ऊपर से अलग से जो अयस्क हमारा सांद्रण करना है उसको डालें। डालने के बाद वायु का तेज का प्रोवाइड करें, झोंका प्रोवाइड किए, तो जो झाग के रूप में ऊपर आ रहा था तो उसको क्या बताया गया, और जो नीचे बैठ रहा था उसे क्या बताया गया। यही विधि क्या कहलाएगी, याद हुआ? कोई दिक्कत? एक बार फिर से सुन लो। फैन प्लॉन विधि में सबसे पहले क्या लेना हमको, एक बड़ा सा पात्र में क्या डालना है, उसमें क्या डालना है, चीड़ का तेल में किसको मिलाना है, फिर किसको, अयस्क को डालने के बाद उसमें क्या प्रोवाइड करेंगे। जब वायु का तेज झोंका प्रोवाइड करते हैं तो कुछ समय बाद झाग के रूप में कुछ पदार्थ क्या करते हैं, उस झाग वाले पदार्थ को क्या कहा गया, और जो नीचे बैठते हैं उसको क्या कहा गया। याद हुआ? कौन बताएगा, बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ। फैन प्लॉन विधि। सर्वप्रथम एक पात्र लिया, फिर उसमें जल तथा चीड़ का तेल और पोटेशियम देता है, और फिर उसमें पिसा हुआ अयस्क का सांद्रण डालें, फिर उसमें वायु का तेज झोंका दिए, कुछ ऊपर की ओर गा जा रहे थे जो शुद्ध अयस्क करते हैं, और कुछ नीचे फिर और बैठने में से अशुद्ध अयस्क करते हैं। बैठ जाओ। इस वीडियो को क्या कहा जाएगा, फैन प्लॉन। कोई दिक्कत? अभिषेक बताओ। जल का एक बड़ा पात्र लिया और उसमें जल तथा चीड़ का तेल, और चीड़ के तेल में पोटेशियम एथिलीन डाला और वायु का उसमें पीसा हुआ अयस्क डाले, वायु का तेज झोंका प्रभात की, कुछ समय बाद झाग ऊपर की ओर आ गया, उस झाग को शुद्ध अयस्क बताया, नीचे जो जम गया उसको अशुद्ध अयस्क बताया। बहुत अच्छा, शाबाश। देखो कुछ करना है, बस चीज़ों को जो चीज़ बताया जाए उसको ध्यान से सुनो, आराम से तुम टॉपिक कर लोगे। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे चले। अब आगे हमारे किसकी बात आती है, भर्जन। भर्जन की क्रिया जो एक भट्ठी है, उस भट्ठी का नाम है परावर्तनी भट्ठी। परावर्तनी भट्ठी भर्जन की क्रिया होती है। इसमें क्या होगा, भर्जन की क्रिया करने के लिए जो हमारा कौन सा अयस्क है, अब इस अयस्क को कहा जाएगा सांद्रित अयस्क। जो शुद्ध अयस्क मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा, सांद्रित अयस्क। सांद्रित है। अब इस सांद्रित अयस्क को, बात समझना, अगर बात पकड़ लोगे तो भर्जन जान जाओगे। सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु के अल्प मात्रा में, वायु के अल्प मात्रा, वायु रहनी चाहिए लेकिन कम कम, थोड़ी मात्रा, वायु के अल्प मात्रा में। देखो सांद्रित अयस्क को लेना है और उसमें जो वायु के अल्प मात्रा में, गलनांक से कम ताप पर, गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाएगा भैया,
देखो ये वर्जन है। देखो हमको किसको लेना है? सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क को वायु के अल्प मात्रा में उपस्थित गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाएगा भैया? भर्जन। क्या कहलाएगा? देखो भर्जन। फैन प्लॉन विधि के बाद उसमें भी कुछ अशुद्धियाँ रही थी, उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए किसका उपयोग लिया गया? यह भर्जन किस भट्ठी में होती है? परावर्तन भट्ठी में क्या किया जाएगा? जो सांद्रित अयस्क है वायु के अल्प मात्रा में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी भैया? कोई दिक्कत? देखो भर्जन जो किसे कहेंगे? ये जो इसमें अशुद्धियाँ रह गई थी उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमको किसको लाया गया? भर्जन किस भट्ठी में होगी? परावर्तन भट्ठी में। क्या बताया जा रहा है कि सांद्रित जो सांद्रित अभिसांद्रण की हो उस सांद्रित अयस्क को वायु के अल्प मात्रा में गलनांक से कम ताप पर, मतलब हमको उसको गलाना नहीं है। गला दोगे तो भाई मिश्र कुछ और बन जाएगा, हमको गलाना नहीं है। गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाएगी? भर्जन। किसी कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत बताओ? बता लोगे भर्जन किसे कहेंगे? देखो एक बार और सुनो। सांद्रित अयस्क को वायु के अल्प मात्रा में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाएगा? भर्जन। कौन बताएगा? चलो बताओ अभिषेक। देखो क्या मिला हमको? भर्जित अयस्क। जब इस अयस्क का सांद्रण किए तो उसमें भी कुछ अशुद्धियाँ बची थी। उस भर्जित, यहाँ से जो भी भर्जन क्रिया निकल कर आए, जो भी अयस्क मिला उस अयस्क का क्या नाम दिया गया? भर्जित। इस भर्जित अयस्क में भी कुछ अशुद्धियाँ थी, उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ और क्रिया करना पड़ा। क्या करना पड़ा? अब भर्जित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में, हमको हवा को अब लेना ही नहीं है, वहाँ पर हवा होनी नहीं चाहिए, रहे लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में, कहने का मतलब नगण्य के बराबर हवा रहे। तो वायु के अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाएगी? निस्थापन। देखो भैया अलग हो गया, वहाँ अल्प मात्रा थी या अनुपस्थिति, हमको उपस्थिति में रखना, बहुत कम रखना है। देखो क्या करें? भर्जित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाएगा? निस्थापन। यह इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा निस्थापन की कभी कभी पूछ दी जाती है कि निस्थापन किसे कहते हैं 2 नंबर के एग्जाम में। किसे कहेंगे निस्थापन? भर्जित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाएगी? निस्थापन। कोई दिक्कत? एक बार साथ में बोलो। भर्जित अयस्क को वायु के गलनांक से गर्म करने की क्रिया। कोई दिक्कत? अब इसके बाद आता है हमारा प्रगलन। क्या आता है? प्रगलन। प्रगलन में क्या होगा? देखो अब जैसे निस्थापन हमको मिला, वहाँ से कुछ अयस्क मिलेंगे, उसमें भी कुछ न कुछ अशुद्धियाँ होंगी। अब इस अशुद्धियाँ को हमको कहाँ ले जाना है? प्रगलन। प्रगलन में एक भट्ठी आती है, उस भट्ठी का नाम है वात्या भट्ठी। वहाँ क्रिया होती है, वहाँ का टेम्परेचर हमको 800 से कितना लेना है? 1600। अब इतना बीच के टेम्परेचर के बीच होगा, 800 से 1600 के बीच में जो अयस्क मिलेगा उसको हम यहाँ पर ले जाकर गला देंगे। क्या करना? हमको गला देना है। परिभाषा देखो प्रगलन क्या कहलाएगी? कोई भी अयस्क मिला, मान लो भर्जित अयस्क है, क्या है? भर्जित अयस्क को वायु के उपस्थिति में, किसके? वायु के उपस्थिति में गलनांक से, हाँ गलनांक से, देखो परिभाषा सबकी सेम मिल रही है, थोड़ा सा पैटर्न पकड़ लोगे ना, परिभाषा अपने से बना लोगे। गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाएगी भैया? प्रगलन। देखो यह चीज़ पैटर्न वाली बात है,
इसीलिए इसको मैं अलग कर दिया था कि अधातु और अधातु में रहेगा, धातु और अधातु में रहेगा तो हमको पढ़ने में दिक्कत होगा, क्योंकि यह चैप्टर धातु कर्म वाला जो एकदम पैटर्न वाला चैप्टर, पैटर्न से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक चीज़ पकड़ोगे ना पूरा लेके साथ में ख़त्म कर लोगे, और साथ में हम लोग याद भी करते चलेंगे और उसको आराम से नोट भी कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत हो तो वीडियो तुम्हारे सामने बनी रहा है, देख ही रहो। घर जाना चाँप के लिखना PCS बाई एलेक्स सर। अच्छा, इसका आप बता दे रहे हैं मतलब P से मतलब फिजिक्स, C से मतलब केमिस्ट्री, S से मतलब स्टडी। कोई मैं PCS फिसास वो नहीं है, गधा नहीं। देखो, भर्जित अयस्क वायु के उपस्थिति में गलनांक से अधिकता पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाएगी भैया? प्रगलन। कोई दिक्कत? प्रगलन की क्रिया किस भट्ठी में होती है? इसका टेम्परेचर कितना होता है? 800 से 1600। इसके बाद में भट्ठी को चित्र बनाकर अभी हम लोग पढ़ना बाकी, थोड़ा थोड़ा हम लोग पैटर्न पकड़ने। पैटर्न परिभाषा ये पूछा जाता है 2-2 नंबर के एग्जाम में कि प्रगलन किसे कहते हैं, निष्ठापन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं। भजन नहीं, भर्जन है, ठीक है। एक बार साथ में बोलो, भर्जित अयस्क को किसकी उपस्थिति में गलनांक से गर्म करने की क्रिया यह किस भट्ठी में होती है? इसका टेम्परेचर अधिकतम कितना होता है? खूब पढ़े हो, रात भर पढ़े, कक्षा 9 में पढ़े होगे, भूल गए हो तो कोई बात नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? नोट करो, उतार लो, जो पीछे का चीज़ था उसको भी उतार लेना। अभी बता रहे हैं।